नमस्कार। आज हम फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। मौद्रिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा का मूल्य, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, जिसे अधिकतर बुक्स में स्मॉल p के रूप में डिनोट किया जाता है। यानी अगर हम किसी वस्तु को, अगर हम पेन को मेजरमेंट करते हैं तो कहते हैं वास्तव में 10 रुपीज की पेन है। अगर हम सब्जी को परचेज करते हैं तो कहते हैं कि 1 kg आलू आपका 10 रुपीज का है। अगर हम कोई कमोडिटी को अदर परचेज करते हैं, मेज कितनी की है, 1 टेबल कितने की है, तो हम कहते हैं कि ये 100 रुपीज की है। तो इस तरह हर चीज को हम रुपीज में मापते हैं। मोस्टली जो इकोनॉमी में वस्तुएं होती हैं उसका मेजरमेंट स्केल रुपीज है। ये मकान कितने का है, इतने रुपीज का है। टेलीविजन कितने का, इतने रुपीज का है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज। तो ये रुपीज कितने का होगा, ये इस रुपए का दाम कितना होगा, इसकी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, काउंट करते हैं। तो हम ये जानते हैं, एक सारे अर्थशास्त्रियों ने एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया कि वास्तव में वैल्यू ऑफ मनी निकालना हो तो वास्तव में निरपेक्ष रूप से मुद्रा का मूल्य निकालना अत्यंत कठिन है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि 1 रुपए का मूल्य कितना है। ये हमारे लिए बताना निरपेक्ष रूप से बहुत कठिन है। यदि हम 1 रुपए का मूल्य बताना चाहें तो वास्तव में अलग अलग होगा। लेकिन यदि हम सापेक्षिक रूप से 1 रुपए के कॉइन का मूल्य, कॉइन वास्तव में मेटल्स का नहीं बल्कि वो जो वैल्यूज धारित करता उसका मूल्य हम जानने की कोशिश करें, 1 रुपए का मूल्य हम कितना होगा इस बात की गणना करते हैं, तो सारे अर्थशास्त्री इस बात पे सहमत हुए कि यदि रुपये का मूल्य निरपेक्ष रूप में निकालना वास्तव में संभव नहीं है। यदि हम 1 रुपए का मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम इसे सापेक्षिक रूप से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने एक रिलेशनशिप पाया कि वास्तव में वैल्यू ऑफ मनी और वस्तु के मूल्य में, मुद्रा के मूल्य और वस्तु के मूल्य में, मुद्रा के मूल्य और वस्तु के मूल्य में, वस्तु का मूल्य में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी हमारे 1 रुपए का मूल्य यदि काउंट करना है तो वस्तु का मूल्य आप काउंट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अर्थात अगर हम इसको कहते हैं स्मॉल vm, वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो हम ये पाते हैं कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, यदि वस्तु का प्राइस कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी अधिक होगी। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि सारे अर्थशास्त्री इस बात पे सहमत हो गए कि यदि मुद्रा का मूल्य काउंट करना है तो वस्तु का मूल्य आप काउंट कर लीजिए और इस फार्मूले में रख दीजिए। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में यदि p का मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू ऑफ मनी काउंट हो जाएगी। तो आप निरपेक्ष रूप से क्यों काम करते हैं, आप वस्तु के मूल्य की गणना कर लीजिए, आपका मुद्रा का मूल्य काउंट हो जाएगा। तो फिशर का सिद्धांत, मुद्रा परिमाण सिद्धांत, वास्तव में वस्तु के मूल्य को निर्धारित करता है और उसके मान को जब हम यहां रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में मुद्रा का मूल्य कितना है। तो फिशर पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, आई एम जस्ट रिपीटिंग, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उससे वस्तु का मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा कम होती है तो वस्तु का मूल्य भी कम हो जाएगा। इस संबंध को इन्होंने प्रस्तुत किया था। आइए हम टेक्निकली इस संबंध को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर फिशर ने बताया कि जिस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा। अर्थात जहां पर मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ मनी
इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होगी, वहीं पर आपके वस्तु का मूल्य मिल जाएगा और इसी के वस्तु के मूल्य के आधार पर हम मुद्रा का मूल्य भी निर्धारित कर लेंगे। अब प्रश्न है व्हाट इज द डिमांड ऑफ मनी। प्रश्न पहला है व्हाट इज द डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य क्या है, या मुद्रा की मांग क्या है। हमारा प्रश्न है कि मुद्रा की मांग क्या है, तो आंसर है कि कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष रूप से मुद्रा की मांग नहीं करता। आपको वास्तव में मुद्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको वस्तुएं परचेज करनी है, क्योंकि आपको वस्तुएं क्रय करनी है। आप जाते हैं पापा से कहते हैं कि मुझे एक बुक्स लेनी है, एक बुक लेनी है, तो एक बुक लेने के लिए प्लस मुझे आज कॉलेज की फी जमा करनी है, प्लस मुझे टैक्सी का किराया चाहिए, तो पापा समझ जाते हैं कि इसने वस्तुओं की मात्रा बताई है और उसके मूल्य से पापा ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक बुक बेटा कितने की होगी। बेटा ने कहा 500 की, फीस कॉलेज की कितनी है 1500, टैक्सी का किराया कितना है, तो बोला पापा अप्रोक्सीमेट 500 है। तो पापा समझ जाते हैं कि वास्तव में जो डिमांड ऑफ मनी है वो मेरे बेटे द्वारा कितनी है, 2000 रुपीज की डिमांड ऑफ मनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा का मांग प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु की मांग से जुड़ा हुआ होता है। यदि हमारी लाइफ में वस्तुएं, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको हम सारी वस्तुएं सप्लाई कर देते हैं, वो कभी आपसे मनी नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि हर चीज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन हम वस्तुओं को क्रय करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। तो एक नॉर्मल फार्मूला बन जाता है कि डिमांड ऑफ मनी निकालने के लिए आप सिंपल सा है कि एक वस्तु आप क्रय करते हैं Q1, उसका प्राइस को आप मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए अभी हमने क्या कहा कि लड़के ने कहा कि मुझे पापा बुक चाहिए, तो बुक क्या है Q1 है, उसके प्राइस से पापा ने मल्टीप्लाई किया। एक बुक था और उसमें क्या हुआ 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरी वस्तु उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस कमोडिटी के। मान लीजिए दूसरी क्या थी, फी थी, 1 यूनिट फीस जमा करनी है, कितनी फीस थी 1500, पापा ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड था आपके पास Q3 इंटू P3, तीसरी कोई वस्तु और उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस आपके पास टैक्सी, एक टैक्सी करनी है, कितने मान लीजिए सपोज दैट 2 बार जाने और आने में टैक्सी उस बच्चे को करनी है, 28 रुपए लगता है, तो पापा ने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो इस प्रकार इन तीनों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमें डिमांड ऑफ मनी मिल जाती है। तो हम ये क्या करते हैं कि डिमांड ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए Q1 इंटू P1 प्लस Q2 इंटू P2 प्लस Q3 इंटू P3 प्लस डॉट 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 Qn इंटू Pn कर देते हैं। यहां पर Q1 वस्तु है, कोई वन वस्तु है जिसका नाम हमने Q1 रखा, P1 प्राइस ऑफ Q1, प्राइस ऑफ Q1 यानी इस वस्तु का मूल्य P1 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार दूसरी कोई वस्तु है जिसकी हम डिमांड करते हैं, दैट इज Q2, उसका प्राइस कितना है P2 है। और इसी प्रकार तीसरी वस्तु है Q2, Q3 और उसका प्राइस। इस प्रकार जितनी वस्तुएं हम मांग करते हैं उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन वी कैन गेट, हमें क्या मिल जाएगा QP, दैट इज सिग्मा QP मिल जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, अर्थात सारी वस्तुओं और उसके प्राइस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें समीशन क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ मनी बराबर आपके पास सिग्मा QP मिल जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत हमने सेवाओं का नहीं जोड़ा, सेवाओं को नहीं जोड़ा। ये तो वास्तव में क्यों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम जैसे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो कोई वस्तु तो लेके नहीं आएंगे। सपोज दैट हमको मोबाइल रिचार्ज कराने हैं तो वो सेवाएं हो जाती है, हमको बैंक्स में जाने तो ये सेवाएं हैं, तो ये केवल वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोफेसर फिशर ने इसको और सरल किया और इन्होंने लिख दिया सिग्मा Q की जगह उन्होंने T यूज किया और लिख दिया PT, सिग्मा PT। P तो वही है, प्राइस को रिप्रेजेंट करता। T के अंतर्गत प्रोफेसर फिशर ने 2 चीजें लिख दिया, आपके पास क्वांटिटी एंड प्लस सर्विसेज, यानी ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें T में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो हमारे पास एक ये तो क्लियर हो गया कि अगर डिमांड ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करना है तो सिग्मा PT लिख देने से
ये इकोनॉमी में समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत रिप्रेजेंट हो जाएगा कि पीटी का क्या तात्पर्य है। अब हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इसकी हम गणना करते हैं। अब हम सप्लाई ऑफ मनी की गणना करने के लिए ये देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था में चलन में कई मुद्राएं हैं जो आप देखते हो, जैसे एक है आपके पास 5 का नोट, वर्तमान में 10 का नोट है, आपका 20 का नोट है, आपका 50 का नोट है, 100 का नोट है। ये सारे नोट्स हैं एक वित्तीय वर्ष में जितने हाथों से होकर के गुजरता है उतनी बार ये सप्लाई का काम करता है। सपोज दैट मेरे पास 50 रुपए का नोट है, मैंने सब्जी खरीदा, मैंने उठा करके नोट सब्जी वाले को दे दिया, तो उसने 50 रुपए की सब्जी हमको सप्लाई कर दिया। सब्जी वाले ने दूध वाले से दूध लिया, 50 उसको दे दिया, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। इस प्रकार एक नोट जो अपने फाइनेंशियल ईयर में जितने हाथों से होकर के गुजरती है या जितनी बार ट्रांजैक्शंस के रूप में कवर करती है, वो उसकी चलन गति होगी, जिसको हम कहते हैं चलन गति। मान लीजिए एक 5 का नोट है, उसकी चलन गति मान लीजिए 100 है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 100 लोगों के हाथों से होकर के गुजरती है, तो ये पूरे साल में 500 रुपए का सप्लाई कर रही है, अर्थात ये मनी सप्लाई मानी जाएगी। उसी प्रकार 10 के नोट मान लीजिए 200 लोगों के हाथ से होकर के गुजरता है, यानी 10 का नोट है, 200 टाइम्स 200 बार वो ट्रांजैक्शन किया जाता है, 200 बार वो सप्लाई काम करता है, 200 बार वो लेन देन में का प्रयुक्त होता है, तो मतलब 2000 रुपए का उसने सप्लाई ऑफ मनी का काम किया एक फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए 20 रुपीज का 20 रुपीज मान लीजिए कि 200 बार ये भी है, तो ये हमका इतना हो जाएगा। इसी प्रकार हर प्रकार की मुद्रा की चलन गति से यदि हम गुणा कर दें और उनको बाद में योग कर दें तो हमें सप्लाई ऑफ मनी काउंट हो जाएगी। आई एम जस्ट रिपीटिंग, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत एक मुद्रा द्वारा कितनी बार लेन देन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसको योग ही वास्तव उसका गुणनफल है, और सारी मुद्राओं का योग कर देने से हमें मुद्रा की पूर्ति ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार हम जान गए क्या कि मुद्रा की पूर्ति यदि हमको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक मुद्रा मान लीजिए M1 है, उसकी चलन गति कितनी है, V1 है, प्लस दूसरी मुद्रा M2 है, उसकी चलन गति V2 है, प्लस तीसरी मुद्रा M3 है और उसकी चलन गति V3 है, प्लस डॉट 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 जितनी भी इकोनॉमी में MN मुद्राएं हैं उसकी चलन गति VN से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, हमें सप्लाई ऑफ मनी मिल जाएगी। तो सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा MV। सिग्मा इन सभी का योग कहलाता है, MV M समस्त प्रकार की मुद्राएं, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट। V उनकी वेलोसिटी है, उनकी चलन गति है। चलन गति का तात्पर्य पूरे साल में कितनी बार वो सप्लाई का काम की, दैट इज चलन गति कहलाती है। जब अभी लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 के बाद, तो मुद्रा की चलन गति बहुत कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में सारी मार्केट बंद, जब मार्केट बंद तो चलन गति बंद। तो अब हमारे पास MV हो जाता है। तो सप्लाई ऑफ मनी का एक फार्मूला मिल गया कि सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू सिग्मा MV, और इसके पहले हमने डिमांड ऑफ मनी को जाना था सिग्मा PT। चलिए इस फार्मूले में रख देते हैं तो हमें आगे का प्रोसेस करने में आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं सिग्मा PT इज इक्वल टू सिग्मा MV। हमने इस फार्मूले में इन दोनों का मान रख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, PT इक्वल टू MV हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा दोनों तरफ है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको
पी का मान निकालना, इसके पहले हमने देखा कि वैल्यू ऑफ मनी को काउंट करने के लिए सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी को कैलकुलेट करना अनिवार्य है। तो अगर हमको प्राइस ऑफ कमोडिटी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक वैल्यू ऑफ मनी मिल जाएगी। तो P इज इक्वल टू टी को ट्रांसफर कर दो तो MV बराबर टी हो जाएगा, जहां पर V और T क्या, V चलन गति है, T ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज है। प्रोफेसर फिशर ने अपने सिद्धांत में V और T को कांस्टेंट मान लिया। जब V और T को कांस्टेंट आप मान लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P बराबर M, अर्थात प्राइस और मुद्रा की पूर्ति दोनों अनुपातिक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, यदि मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो वस्तु का मूल्य भी घटेगा। अर्थात मुद्रा की पूर्ति और प्राइस के बीच में अनुपातिक संबंध है। यदि मुद्रा की पूर्ति दुगना होगी तो अर्थव्यवस्था में प्राइस भी दुगना बढ़ जाएगा। यदि मुद्रा की पूर्ति 3 गुना होती है तो प्राइस भी 3 गुना बढ़ जाएगा। और यदि मुद्रा की पूर्ति आधी हो जाती है तो वास्तव में प्राइस भी आधा हो जाएगा। ये रिलेशनशिप प्रोफेसर फिशर ने प्रूफ किया और इसको हम डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि O X Y, नीचे हमने सप्लाई ऑफ मनी को ले लिया, सप्लाई ऑफ मनी को ले लिया, ऊपर प्राइस ऑफ कमोडिटी ले लिया। ये हमारे पास एक 45 अंश की रेखा प्राप्त होगी। P इज द फंक्शन ऑफ M होगा। जब सप्लाई ऑफ मनी M1 है तो प्राइस विल बी P1। देखिए मुद्रा की पूर्ति M1 है तो प्राइस मूल्य कितना है, OP1 है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़कर के OM2 हो जाती है, दुगना सपोज दैट हो जाती है, तो प्राइस भी P2 हो जाता है, प्राइस भी दुगना हो जाता है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़कर के M3 हो जाती है तो प्राइस भी P3 हो जाता है। तो इस प्रकार फिशर का सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और वस्तु के मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यदि मुद्रा की पूर्ति RBI या अन्य स्रोत से दुगना हो जाए, अर्थव्यवस्था में लोगों की सैलरी डबल हो जाए, यदि अर्थव्यवस्था में बैंक लोन ज्यादा देने लगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ जाएगा। और यदि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए, जैसे अभी नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी होने से क्या हुआ, सारा पैसा RBI ने क्या किया, मार्केट से निकाल लिया। लोगों की हाथ की क्रय शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई, सप्लाई ऑफ मनी कम हुई, प्राइस ऑफ कमोडिटी धड़ाधड़ कम होने लगी। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष संबंध प्रोफेसर फिशर ने इस्टेब्लिश किया। आगे हम जब देखते हैं, इसी फॉर्मूले को आगे हम लेकर के जब चलते हैं, PT बराबर MV। अब हमने देखा क्या था कि PT इक्वल टू MV अपॉन T, ये T और V को कांस्टेंट मान लिए थे, तो P बराबर M हमको मिल गया था और P और M के बीच में प्रत्यक्ष अनुपातिक सहसंबंध पाया गया था। ये तो बात क्लियर हो गई। चलिए अब इकोनॉमी में P का मान, यदि हम इसके पहले देखे थे VM इज इक्वल टू 1 अपॉन P था। चलिए P का मान रख देते हैं, तो VM इज इक्वल टू 1 अपॉन M। P का मान हमने यहां से पुट कर दिया तो M हो गया। जब M हो गया, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि इकोनॉमी में रिजल्ट्स क्या मिलते हैं कि जैसे इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति डबल होगी तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी। जैसे मुद्रा की पूर्ति 3 गुना होगी, वैल्यू ऑफ मनी 1/3 हो जाएगी। जब ये इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी 1/4 हो जाएगी। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक होगा। यहां पे सप्लाई ऑफ मनी हम ले लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी ले लेते हैं, इधर वैल्यू ऑफ मनी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यह देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी सपोज दैट M1 है तो वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है, यह है वैल्यू ऑफ मनी 1 है। जब हमने सप्लाई ऑफ मनी को देखो दुगना कर दिया, सप्लाई ऑफ मनी को दुगना कर दिया, ये टाइम से ये दुगना हो गया, तो वैल्यू ऑफ मनी इसके देखिए आधा हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी
आधी हो गई। यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, इसलिए हाइपरबोलिक हमारे पास ये ग्राफ होता है और इसकी इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होती है। सिविल सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी, टीजीटी एंड अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप। आप बोलेंगे इनवर्स एंड अनुपातिक, इनवर्स आपका संबंध पाया जाता है, बट इलास्टिसिटी जो आपके पास कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी 1 होती है। 1 का तात्पर्य होता है कि सप्लाई ऑफ मनी अगर 2 टाइम्स होगी तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी। ये रिलेशनशिप कांस्टेंट है, यही हरदम काम करेगा। यदि सप्लाई ऑफ मनी को 3rd टाइम कर देते हैं, M3 कर देते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप वैल्यू ऑफ मनी 1/3 हो जाती है। देखिए वैल्यू ऑफ मनी 1/3 हो जाएगी, ये पूरे पोर्शन का 1/3 पोर्शन बचेगा। तो इस प्रकार प्रोफेसर फिशर ने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि मुद्रा की पूर्ति का, प्रोफेसर फिशर के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का कमोडिटी के प्राइस के साथ अनुपातिक सहसंबंध पाया जाता है। यदि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ कमोडिटी भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। हाँ, सप्लाई ऑफ मनी का वैल्यू ऑफ मनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो वास्तव में इनवर्स है। अगर सप्लाई ऑफ मनी दुगना होगी तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी। यही फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू।